कानून का सम्मान करना आत्मसम्मान का पहला कदम है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए। ये टॉपिक यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स, बहुत ज़रूरी है। द हिंदू में भी इस पर काफ़ी विश्लेषण आया है हाल में, और आम जानकारी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जी। देखिए, हाल में वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई और उसमें जो बात सामने आई वो थोड़ी चौंकाने वाली है। 2015 से ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत करीब 5,900 मामले दर्ज किए हैं। जी। लेकिन सजा, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 15 मामलों में हुई हैं। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत कम है। सिर्फ 15? बिल्कुल। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई कानून का शासन बनाए रखो, पीएमएलए मामलों के लिए अलग से तेज चलने वाली अदालतें बनाओ, और ये जो नई चीजें आ गई हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी, इसके गलत इस्तेमाल को रोको। सही काम। क्रिप्टो एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो चलिए आज इसी कानून को, पीएमएलए को, जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग आखिर है क्या भला। सुनने में तो बड़ा फिल्मी सा लगता है। हाँ, लगता तो है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है गैर कानूनी पैसे को, मतलब जो पैसा ड्रग्स बेचकर, घोटाले करके या किसी और गलत काम से कमाया गया हो, उसे ऐसा दिखाना कि वो कानूनी तरीके से कमाया गया है। काला धन सफेद करना, समझिए। अच्छा, इसके ना आमतौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स? हाँ। पहला है प्लेसमेंट, मतलब वो अवैध पैसा किसी तरह बैंकिंग सिस्टम या इकोनॉमी में डाल देना, जैसे बैंक में जमा करा दिया। हाँ, या कुछ खरीद लिया। फिर आता है लेयरिंग। ये थोड़ा पेचीदा है। इसमें कोशिश होती है पैसे के असली सोर्स को छुपाने की। अच्छा, मतलब खूब सारे लेन देन करके? बिल्कुल। पैसे को कई खातों में घुमाना, देशों में भेजना, कंपनियों के जाल बनाना, ताकि पता ही ना चले कि पैसा आया कहाँ से। परते बना देना एक तरह से। सही। और तीसरा स्टेप है इंटीग्रेशन। अब वो छुपाया हुआ पैसा वापस इकोनॉमी में आता है, लेकिन इस बार वैध बनकर। जैसे उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या किसी बिजनेस में लगा दिया। समझ गया। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। और तरीके क्या क्या होते हैं इसके लिए? तरीके तो बहुत है। एक होता है स्मर्फिंग। स्मर्फिंग? हाँ, मतलब बड़ी रकम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अलग अलग लोगों से जमा करवाना, ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा, ताकि लिमिट के नीचे रहे। जी। फिर व्यापार के जरिए लॉन्ड्रिंग होती है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल गड़बड़ दिखाना, सामान की कीमत कम या ज्यादा दिखाना। शेल कंपनियां बनाना जो सिर्फ कागज पर होती हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाना, ये सब आम तरीके हैं। भारत में ये मामले इतने बढ़ क्यों रहे हैं? क्या वजह लगती है? देखिए, कई कारण हैं इसके पीछे। एक तो हमारे कानून और उसको लागू करने के तरीके में कुछ कमजोरियां हैं, या कहिए चुनौतियां हैं। जैसे पीएमएलए की धारा 5 है। ये ईडी को अधिकार देती है कि वो संपत्ति कुर्क कर सकती है, भले ही उस मामले में कोई मुख्य अपराध, जिसे शेड्यूल्ड ऑफेंस कहते हैं, वो दर्ज हुआ हो या नहीं। बिना एफआईआर के भी? देखिए, विजय मदन लाल चौधरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुर्की के लिए अनुसूचित अपराध का होना जरूरी नहीं, पर अभियोजन के लिए जरूरी है। लेकिन इसी कुर्की वाले अधिकार के गलत इस्तेमाल की चिंताएं उठती रहती हैं। अच्छा। और मुकदमों में देरी बहुत होती है, सजा तो दूर की बात है। हाँ, वो 15 मामलों वाला आंकड़ा तो यही बताता है। बिल्कुल। दूसरा कारण है कि लॉन्ड्रिंग के तरीके बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, खासकर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो के आने से। क्रिप्टो का जिक्र आपने पहले भी किया। जी। अभी एक 260 करोड़ का साइबर फ्रॉड केस सामने आया। ईडी ने पाया कि पैसा बिटकॉइन और यूएसडीटी जैसी क्रिप्टो में बदलकर विदेश भेजा गया। इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। फिनटेक प्लेटफॉर्म्स का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। फिर भारत की एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, कैश का लेन देन बहुत है। हाँ, वो तो है। रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में भी नियम थोड़े ढीले रहे हैं। और हाँ, एक और बात, भारत के 85 से ज्यादा देशों के साथ डीटीएए मतलब टैक्स समझौते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। जी। लेकिन इनसे जानकारी मंगाना और मिलना वो उतना आसान नहीं होता जितना लगता है, उसमें भी सीमाएं हैं। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए ही ये पीएमएलए कानून 2002 लाया गया था। ये कब लागू हुआ और इसका मकसद क्या था? ये कानून बना तो 2002 में था, पर लागू 2005 में हुआ। इसका मेन मकसद, जैसा मैंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और इस जुर्म से जो भी संपत्ति बनाई गई है उसे जब्त करना है। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत बनाया गया था। अनुच्छेद 253?
वो क्या कहता है? वो सरकार को शक्ति देता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। तो पीएमएलए भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बनाया गया, जैसे ड्रग्स या आतंकवाद की फंडिंग रोकना। अच्छा, और इसके खास प्रावधान क्या हैं? मतलब ईडी को क्या शक्तियां मिली हैं? सबसे बड़ी शक्ति तो यही है कि ईडी अपराध से हुई कमाई मानी जाने वाली संपत्ति को अटैच यानी कुर्क कर सकती है और बाद में जब्त भी कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, ईडी अपनी कार्रवाई इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआर के आधार पर शुरू करती है। इसके लिए पुलिस एफआईआर हो ये जरूरी नहीं है। ये एक बड़ा पॉइंट है। जी, फिर धारा 45 के तहत जमानत की शर्तें बहुत सख्त है, मतलब बेल मिलना आसान नहीं है। जानकारी जुटाने के लिए एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND है। ये बैंकों और दूसरी संस्थाओं से संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट लेती है। अपील के लिए एक ट्रिब्यूनल भी है और इसमें समय समय पर बदलाव भी हुए, 2019 में, फिर 2023 में। FATF, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, उसके मानकों के हिसाब से कानून को और मजबूत करने की कोशिश हुई है। जैसे NGOs के लिए नियमों को और कड़ा किया गया है कि उन्हें पैसे कहां से आ रहे हैं ये बताना होगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक आर्थिक अपराध तो नहीं लगता, इसके असर तो और भी गहरे होते होंगे। बिल्कुल, सिर्फ आर्थिक नहीं, इसके सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गंभीर असर पड़ते हैं। कैसे? देखिए, ये पैसा अक्सर संगठित अपराध और आतंकवाद को फंड करने में इस्तेमाल होता है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, जिससे लोगों का सिस्टम पर भरोसा कम होता है। सही बात है। जब काला धन अर्थव्यवस्था में घूमता है तो वो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पैसा खा जाता है। इससे अमीरी गरीबी का फर्क बढ़ता है, पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का असर कम हो जाता है। रियल एस्टेट जैसी चीजों के दाम बिना वजह बढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो देखा है। बाहर से आने वाला निवेश FDI वो भी हतोत्साहित होता है। शेयर बाजार में उथल पुथल मच सकती है। एक शब्द इस्तेमाल होता है, लॉन्ड्रोमैट। हाँ, मतलब ऐसे बड़े बड़े और जटिल नेटवर्क जिसमें बैंक, शेल कंपनियां, विदेश के खाते सब मिले होते हैं, जो मिलकर बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करते हैं। बाप रे। अच्छा, हमारी अदालतों ने इस कानून को कैसे देखा है और ये जो चिंताएं हैं खासकर कम सजा दर वाली, उस पर क्या कहा है? अदालतों ने लगातार माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग देश के लिए खतरा है। पी चिदम्बरम वाली केस 2019 में भी कोर्ट ने कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था और संप्रभुता के लिए खतरा है। वीरभद्र सिंह केस 2017 में कहा गया कि ईडी की ECIR कार्रवाई शुरू करने के लिए काफी है। और विजय मदन लाल चौधरी केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के कई प्रावधानों को सही ठहराया, लेकिन ये भी साफ किया कि बिना मुख्य अपराध के मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता, भले ही कुर्की पहले हो जाए। सबसे बड़ी चिंता जो बार बार आती है वो यही कम सजा दर है। ये सवाल खड़ा करती है कि कानून कितना प्रभावी है जमीन पर। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पीएमएलए कानून तो मजबूत है कागज पर, इरादा भी सही है, लेकिन इसको लागू करने में यानी इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत चुनौतियां हैं। देरी है, शक्तियों के गलत इस्तेमाल का डर है और सजा दिलाने में कामयाबी बहुत ही कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक मजबूत ढांचा है पर अमल में दिक्कतें हैं। इससे निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। कानून में सुधार तो चाहिए ही, साथ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खासकर वो टैक्स संधियों DTAS के तहत जानकारी का लेन देन, उसे और बेहतर बनाना होगा। हाँ, वो जरूरी है। संस्थाओं को ज्यादा जवाबदेह बनाना होगा। FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सख्ती से पालन हो, जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, सबूत इकट्ठा करने के तरीके बेहतर हो और अदालती प्रक्रिया तेज हो। ये सारे कदम जरूरी लगते हैं। ये चर्चा UPSC की तैयारी करने वालों के लिए काफी जानकारी भरी रही होगी, ऐसी उम्मीद है। अगर सुनने वालों के मन में कोई सवाल है या कोई विचार है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये बातचीत महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। PMLA जैसे सख्त कानून के तहत जो जांच एजेंसियां हैं, उन्हें जरूरी ताकत देने और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे निजता का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, इनके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।